वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोई भी नहीं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। मैंने कर रखा है फ़ैन ऑफ क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत फ़ैन की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, और खिड़की इसलिए खोली है ताकि बाहर से थोड़ी हवा आ जाए। और तो मेरा चेहरा देखो, 5 मिनट में मुझे इतना पसीना आ गया। मैं बस ये पेपर ढूंढ रही थी कहाँ है, और उसने मुझे फ़ैन बंद करके इतना पसीना आ गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो तुम एक लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस, नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, मतलब 5 मिनट भी मुश्किल हो गया था बैठना, और ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही है तो मैंने सोचा ऊपर आके अपने पेपर का रिव्यू देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। और सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको बता देती हूँ, मेरा नाम मंजीता है। जैसे कि आपने मेरा चैनल का नेम देखा होगा, मेरा चैनल का नाम मेरे नाम से ऑफ कोर्स सी बात है, वो तो हो गई। तो मेरा नाम है मंजीता और मैं सी इंटरमीडिएट लेवल में हूँ अभी तक। अभी रिजल्ट नहीं आया ना, पता नहीं कुछ। तो अभी तक तो मैं सी इंटरमीडिएट लेवल में हूँ, और मैंने ग्रुप 2 अपना क्लियर कर लिया है। मैंने ग्रुप 2 अपना जैन 2025 में क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, और अभी मैंने ग्रुप 1 दिया था। सिंगल ग्रुप करके मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो मई 2025 में मैंने ग्रुप 1 दिया था, जिसका मैं अभी पेपर रिव्यू देने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया है और मुझे कैसा लगा। पेपर टफ था, ईजी था, और मैं पास होंगी या मैं फ़ेल होंगी, और मेरा कौन सा पेपर अच्छा गया, कौन सा पेपर बेकार गया, तो मैं सब बताने वाली हूँ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, ये रहे सारे पेपर, तो मैं सबका एक एक करके रिव्यू देती हूँ। तो सबसे पहले था पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का, जो कि मैं सबसे लास्ट में देना चाहती हूँ, जिसका रिव्यू, ठीक है, सबसे लास्ट में दूंगी मैं उसका। तो अभी बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, जो था लॉ का पेपर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपनी प्रिपरेशन की, तो लॉ की प्रिपरेशन मेरी ठीक ठाक थी। मतलब ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि बहुत, मुझे सारे सेक्शन याद थे, सारी पेनल्टीज याद थी, ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं था मेरा। ठीक ठाक प्रिपरेशन था, मतलब नॉर्मल जैसे लोगों का जो एवरेज स्टूडेंट का होता है वैसे मेरा प्रिपरेशन भी ठीक था, ठीक है। और अगर MCQs की बात करूँ, जो पेपर में MCQs आए हैं वो ईजी थे, टफ नहीं थे, समझ में आ रहे थे, आंसर्स भी पता थे उसके। तो मतलब MCQs पार्ट ईजी आ रखा था लॉ में मेरे हिसाब से। मेरा तो अच्छा गया है, मेरे को एक्सपेक्टेशन है मेरी 20+ आने की, क्योंकि जो गूगल मतलब जो यूट्यूब में आंसर्स वगैरह बताते हैं टीचर, तो मैंने चेक किया था तो उसमें 20+ आ रहे थे मेरे MCQs में, ठीक है। और बात करते हैं अब रिटन पार्ट की। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो क्वेश्चंस थे वो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से दे रखा, क्या कर रखा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब प्रोविज़न पता चल रहा था कि कौन सा प्रोविज़न लगना है। बाकी या मतलब लॉ का पेपर मेरा ठीक ठीक गया है। मुझे एक्सपेक्टेशन है, अगर मेरे 20+ अगर मेरे उसमें आ गए हैं MCQs में, तो मुझे ये है कि 25-30 मुझे मिलने चाहिए। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ना, उसमें मतलब मेरे को आने चाहिए, मिलने तो चाहिए, तो वो तो ऐसा ही बताएगा मिलने चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से 30+ तो मेरे आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब 50 तक मेरे आ जाएंगे लॉ में, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो 50 आ जाएंगे मेरे, मतलब 45+ मेरे आने चाहिए, फिर आने चाहिए 45+ मेरे आ जाएंगे लॉ में। अब बात करते हैं हम टैक्स की, ठीक है। तो टैक्स की मैं अपनी प्रिपरेशन बताती हूँ पहले। तो जो टैक्स की प्रिपरेशन थी, मैंने इनकम टैक्स में ना GST में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे GST पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था। मुझे इनकम टैक्स पढ़ने में अच्छा लगता था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे अच्छा लगता था, ठीक है, इनकम टैक्स के। तो पर लेकिन फिर बाद में जब 1-2 महीने पहले तो सबने बोला कि GST को ऐसे इग्नोर मत करो। मतलब जो टीचर्स वगैरह होते हैं ना, जिनसे मैं पढ़ रही थी यूट्यूब में, तो उन सब ने बोला कि GST को इग्नोर मत करो, GST में मतलब ईजी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो GST में भी ध्यान देते हैं। तो मैंने GST भी पढ़ा, ठीक है, ठीक से पढ़ा मैंने, GST वगैरह भी सब पढ़ा मैंने, इनकम टैक्स भी। और मैं अगर अपना 1.5 डेज़ का जो गैप मिलता है लॉ के पेपर के बाद, अगर मैं उसका बताऊं, तो मैं और किसी पेपर में, हमारा जो सेंटर है वो दूर है, यहाँ से 1 घंटा दूर है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है मुझे जाने में, और मैं स्कूटी से जाती हूँ। तो मैं आगे बहुत थक जाती हूँ, मेरा सर दर्द होता है, तो इसलिए मैं कोई भी पेपर के आने के बाद मैं नहीं पढ़ती उस दिन, ठीक है। फिर मैं अगले दिन से स्टार्ट करती हूँ, फिर अगले दिन पढ़ती हूँ, फिर उसके अगले दिन जो सुबह टाइम मिलता है 12 बजे तक, मैं उस पर पढ़ती हूँ। तो मैंने सारे पेपर में, मैंने लॉ के लिए भी ऐसे ही किया था, और अकाउंट्स का मिलता ही है टाइम, लॉ के पेपर में मैंने ऐसे किया था। बट मैंने टैक्स के पेपर में मैंने आके भी पढ़ा है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मैंने रात को कितने 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ा है, ठीक है। तभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था ना, मेरा मतलब उस टाइम मेरा GST हो गया था। इनकम टैक्स में मेरे 2 या 3 चैप्टर बचे थे। फिर मैंने सुबह 6-7 बजे उठ के पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद मैंने कितने बजे तक पढ़ा था, 12 बजे में निकलना होता है, तो मैंने 11:30 बजे तक पढ़ा है, ठीक है। उसमें बीच में जो थोड़ा बहुत गैप होता है वो तो मैंने लिया ही है, ऑफकोर्स है। तो देखो, मैंने इतना पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी कोई भी क्वेश्चंस की, ठीक है। ना मैंने MCQs देखे, ना मैंने प्रैक्टिस करी कोई क्वेश्चंस की, क्योंकि भाई प्रोविज़न ही इतने होता है, सिलेबस ही इतना होता है कि उसको रीडिंग करने में ही टाइम निकल गया, ठीक है, क्वेश्चन करने ही नहीं मिले। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन टैक्स की, ठीक है। उससे पहले तो जितने रिविज़न करने थे मैंने कर चुकी थी।
तो पेपर किया मैंने, अब मैं बताती हूँ टैक्स में क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। मतलब टैक्स की स्टोरी थोड़ी लंबी है तो इसलिए मैं बताती हूँ टैक्स में हुआ था। तो क्या था, मैं जैसे लॉ का पेपर हो गया और अकाउंट्स का पेपर हो गया, इसमें मैंने एमसीक्यूज़ किए थे सबसे पहले, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, मैंने सुना है कि टैक्स का पेपर ना बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी आता है, कभी किसी बच्चे का मतलब हो नहीं पाता जल्दी से, बच्चों का बहुत छूटता है टैक्स का पेपर, ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है, इतना मतलब वो बनाना पड़ता है ना, कंप्यूटेशन करना पड़ता है सारा, सैलरी का, पीजीबीपी का, अदर सोर्स का, सबका निकालना पड़ता है, टैक्स वगैरह सब, तो लेंदी तो होना ही था, ठीक है। तो मुझे भी लगा यार लेंदी है, मेरा ना छूट जाएगा। और एमसीक्यूज़ ऐसा होता है कि सर लोगों ने बोला था कि एमसीक्यूज़ में ना ज़्यादा ध्यान मत देना पहले, क्योंकि जो सर ने बोला था कि जो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ आते हैं ना वो कर लेना, उसके बाद जो केस बेस्ड एमसीक्यूज़ है वो सबसे लास्ट में करना। तो मैंने वही सुना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि टीचर ने गलत बोला, मतलब मेरे को लगा कि मुझे ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने भी ये स्ट्रेटजी करी। अपना पेपर मैंने सबसे पहले इनकम टैक्स किया, उसके बाद मैंने जीएसटी किया, उसके बाद मैंने एमसीक्यूज़ किया। तो इनकम टैक्स में मुझे लग गया था टाइम 65 मिनट्स लग गए थे मुझे, ठीक है। 65-70 मिनट्स मुझे इनकम टैक्स में लग गए थे। क्वेश्चन मैंने सारे किए हैं, बस वो लास्ट में क्वेश्चन आ रखा था वो आधार कार्ड वाला, वो नहीं किया मैंने, वो पढ़ भी नहीं रखा था मैंने, तो वो नहीं किया। बाकी उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। और जीएसटी में मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं, बस जीएसटी में मैंने, हाँ मैंने जीएसटी में सारे क्वेश्चंस किए हैं, सही किए हैं कि नहीं वो नहीं पता, पर मैंने जीएसटी में सारे क्वेश्चन किए। तो जीएसटी में मुझे लग गया था 1 घंटा तो लग गया था, ठीक है। 60 मिनट लग गए थे जीएसटी में भी। अब मेरे पास एमसीक्यूज़ के लिए बचे थे सिर्फ 40 और 45 मिनट, ठीक है। अब इसमें ऐसा था कि मैंने ना जब एमसीक्यूज़ की शीट आई थी ना मेरे पास, मतलब ये वाले क्वेश्चन, तो ये वाला पेपर तो पहले मिल जाता है ना, उसके बाद तुम्हें फिर आंसर शीट मिलती है, फिर उसके बाद तुम्हें एमसीक्यूज़ नहीं, हाँ उसके बाद तुम्हें एमसीक्यूज़ मिलता है, कुछ ऐसे ही था। तो मैंने एमसीक्यू मैं ये पढ़ने लगी थी, तो मैंने कहा अभी एमसीक्यूज़ जब बाद में करने तो बाद में ही देखूंगी, अभी देख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसके क्वेश्चंस आते थे तो मैं एक्साइटमेंट में मैंने कहा पहले ये निपटाता है बोल के, तो मैंने पहले ये करने लगी। मैंने एमसीक्यूज़ खोला भी नहीं, मैंने वो जो ऐसे यहाँ पर ये जो चिट लगी होती है ना, मैंने ये तक नहीं खोली कि देख लूँ एक बार एमसीक्यूज़ आ कैसा रखा है, मैंने कहा नहीं देखूँगी, ठीक है। फिर लास्ट में जब 45 मिनट बचे तब मैंने इसको खोला, तब मैंने देखा, मैंने ढूंढा मतलब कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, एक आधा कुछ तो मिल जाए ढंग का, मतलब जिसमें मैं ऐसे पट से टिक लगा दूँ, कुछ भी नहीं मिला भाई। सब में केस बेस थे, मतलब डायरेक्ट भी, पर लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ रहा था ना, तो कुछ भी ऐसा डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रखा था एमसीक्यूज़ में टैक्स का। तो बहुत केस बेस आ रखे थे, और ऐसा भी नहीं कि केस बेस भी चल थोड़े बहुत आ रखे, उसमें वो टोटल इनकम निकलवा रखी और पता नहीं क्या क्या निकलवा रखा, तो मतलब बहुत टाइम लगना था उसमें। मतलब जो एमसीक्यूज़ था उसमें मैंने जो मेरे को 45 मिनट बचे थे मेरे, वो बहुत कम थे, तो मुझे लगा बहुत कम टाइम है, अब मैं कैसे करूँगी, तो मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी। पैनिक का मतलब ऐसा नहीं कि मैं बौखलाई गई थी, हाँ मतलब ऐसा नहीं, मतलब मुझे थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार टाइम कम बचा है, फटाफट करना है, जिसकी वजह से मेरे आंसर ही निकल रहे। मतलब मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रही थी, मैं बताती हूँ मेरा उस टाइम क्या होता है, मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रही थी, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रही हूँ जो आंसर आएगा। पहले मैंने ध्यान से पढ़ा, बट जब मेरे पास 30 मिनट बचे ना, तब मुझे ऐसा आंसर तो निकल ही नहीं रहे, तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाती हूँ, जो आंसर आएगा उसमें टिक लगा के आ जाऊँगी बोल के, ठीक है। तो मैंने ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाया, तो उसका रिज़ल्ट बताती हूँ मैं, आप लोग मत करना क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत गंदा आया है। मेरे सिर्फ एमसीक्यूज़ में सिर्फ 10 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे एमसीक्यूज़ में सिर्फ 10 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मुझे ऐसा नहीं लगा मैं टैक्स में फ़ेल हूँ, बट मेरा एमसीक्यूज़ में सिर्फ 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब 50+ तो आना मुश्किल है टैक्स में, है ना। तो मतलब 40+ आ जाए वही बहुत है टैक्स में, क्योंकि अगर एमसीक्यूज़ अच्छा जाता है तो मेरा फिर जो डिस्क्रिप्टिव वाला था वो भी अच्छा गया। मेरा जीएसटी का जो बड़ा वाला क्वेश्चन था उसमें भी मतलब 1-2 ट्रांजेक्शन्स गलत हुई हैं, बाकी तो नॉर्मल, तो इतना तो स्टेप मार्किंग वगैरह मिल ही जाता है ना। तो यही था जीएसटी का मतलब टैक्स का, ठीक था, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी, पर लेकिन एमसीक्यूज़ थोड़ा टफ था यार, मतलब थोड़ा इजी डालना चाहिए था एमसीक्यू। टफ मुझे शायद इसलिए लगा क्योंकि मैंने पहले नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पहले करती तो मैं ध्यान से पढ़ती, ध्यान से करती, क्योंकि अच्छे से टाइम देती ना मैं एमसीक्यूज़ में। अब लास्ट में क्या होता है ना, अब मैं आप लोगों को एक सजेशन देती हूँ जो मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है, जब हम फ्रेश माइंड में होते हैं ना तो हम पढ़ लेते हैं ना, केस बेस भी पढ़ लेते हैं, सब चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग ध्यान से, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि नया नया फ्रेश माइंड होता है। अब मैंने जब इनकम टैक्स का जीएसटी का सब निपटा दिया तो मेरा माइंड हो गया था पूरा, हाँ वही, ठीक है, मेरा माइंड हो गया था पूरा ब्लैंक। मतलब मेरे को ऐसा था कि नहीं अब मुझे 2 वर्ड भी और नहीं पढ़ने, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं पढ़ के ना, इतनी केस बेस, सब में केस बेस सॉल्यूशन ये वो सब, तो मैं थक गई थी मैं, तो इसलिए फिर मेरा एमसीक्यूज़ करने में ना ध्यान ही नहीं रख पाया, इसलिए मेरा एमसीक्यूज़ अच्छा नहीं गया, सो सैड। हाँ तो अब बात करते हैं अकाउंट्स की, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की। तो गाइज अब बात करते हैं अकाउंट्स की, ठीक है। अकाउंट्स का ऐसा है कि अकाउंट्स ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब फेवरेट तो मतलब क्या, मतलब मुझे अकाउंट्स में अच्छे से अकाउंट्स आती है शुरू से ना, 11th 12th अकाउंट्स पढ़ी है, फिर फाउंडेशन में भी अकाउंट्स में मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे,
और इंटर में भी मुझे अकाउंट्स करने में अच्छा लगता था। जैसे कंसोलिडेशन हो गया, अमालगमेशन हो गया था, मुझे अच्छा लगता था अकाउंट्स करने में। अब ये नहीं पता था मुझे आता है कि नहीं आता, पर मुझे अच्छा लगता था प्रैक्टिस वगैरह करना ना मैं अकाउंट्स की वगैरह की। तो जो मैंने अपनी जो 30 डेज़ पहले की स्ट्रेटेजी बताई थी ना, तो उसमें मैंने बोला भी था कि ना मेरा ना अकाउंट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैं अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो शायद वो मुझ पर भारी पड़ गया। मतलब मुझे ध्यान देना चाहिए था, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो बोल के छोड़ दिया। मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं करी। तो मतलब मैंने जो पेपर के टाइम था, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, एक एक घंटा 1.5 घंटा देखती थी मैं, एक एक एएस कर लेती थी एक दिन में। बट मैंने जो लास्ट के 4 या 5 दिन बचे थे ना, उसमें मैंने क्या था, उसमें मैंने सारा सिलेबस कर लिया था। मतलब 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे, ऑडिट कर लिया था क्वेश्चंस के, और एएस वगैरह पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंट्स का एक दिन पहले, तो मैंने जैसे वीडियो भी डाल रखी कि अकाउंट्स के एक दिन पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता क्या पढ़ना है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कैसे करूँगी, क्या क्या पढ़ूँगी, ये वो सो। और 4 दिन पहले से मैं पढ़ ही रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन थोड़ा माइंड को फ्रेश रखते हैं ताकि अगले दिन अच्छे से पेपर दे दूँ। तो उसके फिर अगले अकाउंट्स के जो सुबह वाली रात थी, तो सुबह वाले दिन मैंने अच्छे से प्रोविज़न वगैरह पढ़ लिए थे। मतलब जो वो होते हैं ना, जैसे प्रोविज़न की डेफिनेशन होगी और डिस्काउंटिंग ऑपरेशन ये वाला हो गया था, ये सब पढ़ लिया था। तो जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने एमसीक्यूज़ देखे। तो एमसीक्यूज़ मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हार्ड थे, ठीक है, हार्ड नहीं थे एमसीक्यूज़, सही थे, पर कन्फ्यूजिंग थे। कन्फ्यूजिंग मतलब मुझे कन्फ्यूजिंग लगे क्योंकि मैंने ढंग से प्रोविज़न नहीं पढ़ रखे थे, या मैंने ढंग से एएस नहीं पढ़ रखे थे, इसलिए मुझे कन्फ्यूजिंग लगे, वो मुझे नहीं पता। बट मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग लगे, जिसकी वजह से मेरे 6 नहीं 8 मार्क्स गए हैं, ठीक है। उसका सबूत मैं लेके बैठी हूँ, देखो तुम्हें दिखाती हूँ मैं, कहाँ है मेरा अकाउंट्स का पेपर, देखो तुम्हें दिखाती हूँ, मैं प्रूफ लेके बैठी हूँ भाई, ताकि तुम लोगों के साथ वो ना हो। देखो ये था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले टिक कर रखा था रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो कि सही था 1500, ठीक है। अब मुझे पता तो था 1500 आना है, बट मुझे ये नहीं पता वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में आएगा कि रिकंस्ट्रक्शन में आएगा, ये कन्फ्यूज़न हो गई थी मुझे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न हुई वो हुई मेरी ये केस बेस्ड स्टडी, जो की थी कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर की, जो एएस कंस्ट्रक्शन का था ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसका। अब मैंने क्या करा, मैंने जो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया, जो प्रोविज़न मुझे याद था, जो मैंने सॉल्व किया, उससे मेरा आंसर आया था 23.5 और 65, ठीक है। मैंने उसमें टिक कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा यार नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, मुझे लगा 141 लेना चाहिए। मतलब जिसने पेपर दे रखा उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब ऐसा था कि मैंने पहले सही किया, उसके बाद मैंने फिर गलत कर दिया। अब मैंने एक जो सही कर रखा था, अगर मैं वही उसी पे स्टिक रहती तो मेरे आगे के जो दो वो थे वो भी सही जाते, क्योंकि वो परसेंटेज उस अमाउंट में लगनी थी, तो वो अमाउंट भी सही आ जाता मेरा। अब मैंने गलत परसेंटेज दी, तो मेरा जो अमाउंट पीछे का है वो भी गलत आया, ठीक है। उसकी वजह से मेरे 6 मार्क्स गए। तो मतलब इसकी वजह से मेरा जो अकाउंट्स का जो एमसीक्यूज़ था वो मेरा बहुत बेकार गया है। इसमें भी मेरे 10 या 12 ही आ रहे होंगे एमसीक्यूज़ में मार्क्स। मुझे ऐसा लगता है ना, एमसीक्यूज़ में अगर तुम्हारे 20+ मार्क्स या 15, 18 या फिर 20 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं ना एमसीक्यूज़ में, तो उम्मीद है तुम अच्छे से पास भी हो जाओगे और तुम्हारा 50+ भी आ जाएगा मार्क्स, अगर तुम्हारा रिटर्न भी अच्छा गया हो। बट अगर एमसीक्यूज़ ही अच्छा नहीं गया तो रिटर्न में कितने ही मार्क्स मिल जाएंगे, रिटर्न में तो और स्टेप मार्किंग ये वो मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एमसीक्यूज़ का। बाकी लिखने वाला मेरा ठीक जा रखा है, इतना बेकार नहीं जा रखा है। उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हुई, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा हुआ कि इस बार मतलब कि मैं मतलब स्टिक ही नहीं हो पा रही थी एक आंसर में कि आला अमाउंट लूँ, आला अमाउंट लूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो इसलिए मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, जिसमें मैं डिपेंडेंट थी कि मेरा एग्रीगेट बनाएगा। बट अब मुझे यही है कि मैं जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसमें तो मैं पास हो जाऊँगी, बट जो एग्रीगेट सब्जेक्ट है उसमें मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है अपना। बाकी तो रिज़ल्ट ही बताएगा क्या होगा। मतलब पिछली बार भी जो कॉस्ट था उसमें मेरा एग्रीगेट बना दिया था, 60+ आए थे कॉस्ट में। तो मुझे यही लगता है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो मेरे एग्रीगेट सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब एग्रीगेट रिजल्ट बना देंगे। बट इस बार मेरा अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल बेकार गया है, इसको नहीं फाड़ सकते। तो यार मतलब देखते हैं अब एग्रीगेट कितना आता है, क्या आता है, बट उम्मीद नहीं है मुझे। बट एनीवेज 1 महीना मिला है चिल करने के लिए, मस्ती करने के लिए, तो हम वो करेंगे, वो रुकनी नहीं चाहिए। और मैं अपना वीडियो मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी कुछ नया करूँगी, थोड़ा सोचा है मैंने, कुछ सरप्राइज़ देती हूँ तुम्हें मैं, मतलब मैं दिखाऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। मैंने कुछ सोचा है तो मैं सब दिखाती हूँ तुम्हें। बाकी रिव्यू यही था, मेरे को यही लग रहा है कि मैं इंडिविजुअल तो पास हूँ, बट मैं एग्रीगेट में फेल हो सकती हूँ। बाकी तो रिज़ल्ट वाले दिन पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी यार जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है कुछ नहीं होता है यार, अब चले गया ना पेपर, अब हम चेंज तो कर नहीं सकते ना। सोचो ना, मैं तो 7 कितना 3 और 3 2 मार्क्स के वो 8 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हुए भी गलत करके आई हूँ, क्या कर सकते हैं। और मुझे जब मैंने पेपर 1 दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अच्छा नहीं गया, अब आगे का क्या दूँ। बट फिर मैंने सोचा
पता है मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि देखो मेरा तो मतलब मुझे ऐसा तो लग रहा है ना मैं पास हूँ। कुछ कुछ बच्चों को तो ऐसा भी नहीं लगा, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो जिनको श्योर होंगे कि मैं तो फेल हूँ बोल के, तो एटलीस्ट मैं उनसे तो आगे हूँ ना, तो मुझे मतलब मैं कंपटीशन में तो हूँ ना, और ऐसे भी खुद से ही कंपटीशन होता है, तो ठीक है कर लेंगे, ज़्यादा ज्ञान नहीं देती मैं। बाकी यही था, ऑल द बेस्ट जो ग्रुप 2 देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से ग्रुप 2 दो। बाकी या यही था पेपर। अगर आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो मैं बता दूँगी, अगर ग्रुप 2 की भी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं उसको भी बता दूँगी। अगर तुम्हें टीचर वगैरह कुछ पूछना हो कि कौन से टीचर से क्या है तो सब कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी बाय बाय। जिनका पेपर अच्छा नहीं जा रखा है तो देखो, अगर तुम श्योर हो कि तुम फेल होने वाले हो, तुम्हारा बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, तो ऐसा नहीं बोल रही मैं, कल से ही पढ़ने लग जाओ, ठीक है। टाइम लो अपना, क्योंकि यार तुम पहले भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अब फिर से तुम पढ़ने लग जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से होने ही नहीं वाली। इसलिए टाइम लो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना लेना है ले लो टाइम, थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जिनका ऐसा लग रहा है कि 50-50 है, वो मेरी तरह चिल करो, 1 महीना रिजल्ट आएगा अभी, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है गाइस। चलो बाय बाय, लाइक कर देना, बाय बाय।